Hello students, very good morning students. Welcome to KK Commerce Academy, the destination where success begins. Students, थर्ड ईयर बीकॉम का जो है एडवांस अकाउंटिंग हम सीख रहे हैं, इसमें चल रहा है सीरीज नंबर 7 जिसका नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम और आज है इसका नंबर एपिसोड नंबर 007। अरे नहीं जेम्स बॉन्ड वाला नहीं, सिंगल एंट्री वाला ही एपिसोड नंबर 007 है। और आज हम देखेंगे सेकेंड मेथड जो है कन्वर्जन मेथड, इसका क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट एपिसोड वॉज ट्रेलर इंट्रोडक्शन था, उसके आगे के 3 एपिसोड्स कैपिटल कंपैरिजन मेथड के थे और उसके आगे के थे मतलब 3, दैट इज टुडेज 7th लेक्चर 7th एपिसोड इज ऑफ कन्वर्जन मेथड ओनली। स्टूडेंट्स मजा आ रहा है इसमें, बहुत सारे अकाउंट, आधा डजन अकाउंट्स ड्रॉ करने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं, ईजी होते जा रहा है मेरे साइड से। अब देखते हैं आपको क्या लगता है। तो बच्चों इसमें हर चीज देखने का एक पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, क्लियर कंसेप्ट होने चाहिए और एटलीस्ट जो दिया है ना कहीं लिखते जाओ, आंसर मिलते जाएगा स्टेप बाय स्टेप। ओके, अगर आप फाइनल आंसर तक नहीं पहुंचे, सपोज 20 आंसर नहीं मिलेंगे लेकिन आपने सॉल्व किया, 1-2 मिस्टेक है 16 मार्क्स तो मिलेंगे, 2 मिस्टेक के 4 मार्क्स गए। ठीक है, तो इसलिए आपको ट्राई करना है, हर स्टेप हर एडजस्टमेंट समझ लेना है कि इसमें क्या करें, इसमें क्या करें, इसमें क्या करें। ओके स्टूडेंट्स, तो करते हैं बड़ा वाला क्वेश्चन स्टार्ट जो आता है आपके फाइनल एग्जाम में 20 मार्क्स के लिए। यू आर गिवन विद द बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर चेतन, नाशिक चे भाऊ मिस्टर चेतन। ओके, उनकी बैलेंस शीट दी हुई है एज ऑन 1 अप्रैल 2015। आगे देखो, समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शन फॉर द ईयर एंडेड 15-16 और 15-16 की हमें समरी भी दी हुई है, डिटेल्स। मतलब क्या क्या दिया, सबसे पहले तो बैलेंस शीट दी, वो कौन सी है 1 अप्रैल 15, इसी का मतलब 14-15 मतलब लास्ट ईयर की बैलेंस शीट है इन शॉर्ट ये। ठीक है, इन शॉर्ट हमारे लिए ओपनिंग बैलेंस शीट है। ठीक है, हमारे लिए ओपनिंग बैलेंस शीट है, एज सिंपल एज दैट। और कैश ट्रांजैक्शन, सॉरी, समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शन मतलब हमें कैश बुक भी दिया हुआ है। नीचे 4C में क्या दिया है, द रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस, मतलब इसके अलावा भी कुछ ट्रांजैक्शन है उसकी भी डिटेल दी है। एंड 4th क्या दिया है, यस एडजस्टमेंट्स, तो ये सब कुछ दिया है। चलो देखते हैं क्या क्या है। ओके, मतलब ओपनिंग वाले डायरेक्ट बैलेंस शीट दे दी। अगर ओपनिंग वाले बैलेंस शीट नहीं देते बच्चों तो हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर करना पड़ता। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर करने का पर्पस क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना, राइट ना, क्योंकि क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट तो हम ऐसे भी बनाने ही वाले हैं, नो डाउट अबाउट दिस। ओपनिंग वाली नहीं, क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट तो हमें पूछी हुई है ना इस क्वेश्चन में, तो हम वो तो प्रिपेयर करने ही वाले हैं। तो हम क्या कर रहे थे, अगर कैपिटल कंपैरिजन मेथड हो, इसके पहले वाला जिसमें स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस पूछा जाता है, अगर वो वाला मेथड हो तो उसमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में दोनों होता है, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी, ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल दोनों निकालते हैं और कैपिटल को कंपैरिजन करके प्रॉफिट या लॉस फाइंड किया जाता है। ये हो गई कैपिटल कंपैरिजन मेथड। लेकिन अगर आप ये मेथड देखो, कन्वर्जन मेथड, बेसिकली इसमें हमें ओपनिंग कैपिटल दिया होना चाहिए, अगर नहीं दिया रहा तो हमें ड्रॉ करना पड़ता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। और अगर आप देख रहे हो क्वेश्चन को ठीक से तो यहाँ पे मुझे इस बार एसेट्स और लायबिलिटीज की डिटेल नहीं बच्चों, डायरेक्ट बैलेंस शीट है, मतलब टैली वाली बैलेंस शीट है, ऐसा कुछ झोल नहीं है इसमें, टैली करना पड़ेगा, डायरेक्ट टैली वाली बैलेंस शीट है। और कैपिटल भी दिया, देखो फर्स्ट आइटम लायबिलिटी में कैपिटल है। ओके, अगर ओपनिंग कैपिटल मिल गया तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्यों बनाए, खत्म किस्सा, नहीं बनाएंगे। ठीक है, नाउ कैश बुक भी बनाया हुआ है और कुछ ट्रांजैक्शंस भी दिए हुए हैं और कुछ एडजस्टमेंट्स भी दिए हुए हैं। अरे बाप रे बाप रे बाप रे, एक बार एडजस्टमेंट देख लेते बच्चों किस किस से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब समझेगा सॉल्व करते टाइम। फर्स्ट क्या है, प्रोवाइड 5% फॉर डाउटफुल डेब्ट ऑन डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। ओके, मतलब डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल दोनों पे डाउटफुल डेब्ट से दोनों पे टिकाएगा। डाउटफुल डेब्ट्स
अला क्लोजिंग बैलेंसेस दिए नहीं इस बार ना, क्लोजिंग बैलेंसेस नहीं दिए, डेटर्स क्रेडिटर्स ओपनिंग के कितने क्लोजिंग के कितने दोनों ने दिए, सिर्फ ओपनिंग का दिया। ठीक है चलो याद रखते हैं, एक तो एडजस्टमेंट डेटर्स पे, एक बिल्स रिसीवेबल। नेक्स्ट डिप्रिशिएट मशीनरी बाय 5%, सो मशीनरी पे टिक, लैंड एंड बिल्डिंग पे, पेटेंट्स एंड फिक्सचर्स पे टिक। ठीक है नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग वेजेस, ओके वेजेस से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, एंड इवन सैलरी से रिलेटेड भी। ट्रांसफर 10,000 टू जनरल रिजर्व, ओके सो जनरल रिजर्व को भी टिक कर दिया मैंने। तो टिक नहीं किया एक्चुअली, मैंने जो भी एडजस्टमेंट्स थे बस जस्ट मार्क करके रखे किस किस से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स थे। ठीक है मतलब जब वो नाम आएगा तो हमें क्लिक होना चाहिए कि एडजस्टमेंट में कुछ तो भी दिया हुआ है, तो इनर में लिखो, दैट्स इट। ठीक है नाउ क्या पूछा हुआ है, प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ओके तो बच्चों करते हैं प्रिपेयर। सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम है पर्सन का, हाँ फर्स्ट लाइन देखो ये, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर चेतन। ओके सो लिखो इन द बुक्स ऑफ मिस्टर चेतन 1 अप्रैल 2015। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर चेतन नासिक। अरे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं आएगा इस बार, रीजन समझा क्यों नहीं आया, क्योंकि ओपनिंग के बैलेंस शीट दे दिए, टैली वाले बैलेंस शीट दे दिए, तो कैपिटल फाइंड करने का संबंध ही नहीं आता। ओके देखो बच्चों मैंने ये तो बोला हुआ है, चार अकाउंट फिक्स है, डेटर्स क्रेडिटर्स बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल, चारों ड्रॉ कर ही दो, कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट होता ही है उसमें। ठीक है तो अगर ड्रॉ किया है तो ओपनिंग बैलेंसेस भी कॉपी कर लेते हैं तुरंत। ओके जस्ट अ सेकंड। हम्म अरे यार क्या हो रहा है, एक मिनट बच्चों, चल 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 जल्दी सेटल हो जा। शिफ्ट हो रहा है वो टेबल एक्चुअली, उसमें थोड़ा सा टाइम ले रहा है। सबको हिला के रख दिया भाई टेबल ने। ओके बिल्स रिसीवेबल्स एंड क्रेडिटर्स बिल्स पेबल। ओके अब देखो बच्चों ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए रहेंगे, वो हम कॉपी कर लेंगे। डेटर्स देखो यहाँ पे डेटर्स अकाउंट ड्रॉ किया ना हमने, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस कितना है 49,400। सर आप ये कैसे बता सकते हो कि यही ओपनिंग बैलेंस है, बच्चों मुझे ये पता है कि 31 मार्च 2016 की बैलेंस शीट हम बना रहे हैं। ठीक है तो इन द बुक्स ऑफ 31 मार्च 2016 आएगा, और ये बैलेंस शीट कब की है 1 अप्रैल 15, मतलब ईयर का स्टार्टिंग है, मतलब ओपनिंग बैलेंस ही हुआ ना, समझ रहे हो। तो इन द बुक्स ऑफ 31 मार्च 16 डेटर्स कितना है 49,400, ये ओपनिंग का है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेटर्स के डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 49,400। ओके
इस पे नाम भी लिख लेता हूँ बच्चों, फॉर्मेट ड्रॉ कर लो फटाफट से। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, तो इन द बुक्स ऑफ हमने ऊपर लिखा ही था, बस यहाँ पे आएगा 31 मार्च 2016। प्रॉफिट एंड लॉस में सेम 31 मार्च 16, एंड बैलेंस शीट अगेन 31 मार्च 16। खुल जा सिम सिम, आगे आगे। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 16। ओके स्टूडेंट्स, अब ओपनिंग बैलेंस फटाफट कॉपी कर लेते हैं। क्लोजिंग बैलेंसेस नहीं दिए हुए, ओके। क्लोजिंग बैलेंस अगर दिए होते तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम ड्रॉ कर लेते, लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंसेस नहीं दिए, सिर्फ ओपनिंग बैलेंस शीट दिए, तो ओपनिंग वाले बैलेंसेस कॉपी करते हैं। डेटर्स तो हमने कर लिया। नेक्स्ट इज बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल के डेबिट में 14,600 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 14,600। नेक्स्ट इसके बाद बिल्स रिसीवेबल, सॉरी बिल्स पेएबल और क्रेडिटर्स ना। बिल्स पेएबल देखो यहाँ पे 29,000 और क्रेडिटर्स का कितना है 69,800। 69,800 और 29,000। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 69,800। ऑफ कोर्स यार, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट है, इसमें कोई बताने वाली बात है। और बिल्स पेबल के क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 29,000। चार अकाउंट थे, चार अकाउंट हम ड्रॉ करते हैं हमेशा, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल। चारों अकाउंट ड्रॉ कर लिए, चारों के बैलेंसेस भी लिख लिए, ठीक है। और अब देखते हैं एक एक चीज़ें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं ना, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट दी हुई है ना, तो ओपनिंग बैलेंस शीट हमारे पास है। इसमें कुछ प्लस माइनस होगा एडजस्टमेंट, तो एडजस्टमेंट करने के बाद आउटर में हम लिखेंगे। फिलहाल के लिए इसको टच नहीं करेंगे, जैसे जैसे एडजस्टमेंट आएंगे इससे रिलेटेड तब हम एक एक आइटम उठाएंगे। अब कैश बुक, कैश बुक मतलब क्या पैसा आ रहा है। देखो बच्चों, कैश के डेबिट में ओपनिंग बैलेंस दिया जो हमारे काम का नहीं है, ठीक है, वो तो स्टार्टिंग की बैलेंस शीट का पार्ट है। अब डेटर्स, ओपनिंग में, सॉरी ओपनिंग में नहीं, कैश के डेबिट में डेटर्स है, डेटर्स के क्रेडिट में कैश, बाय कैश 45,980। तो डेटर्स के क्रेडिट में बाय कैश अकाउंट 45,980। नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल, तो कैश के डेबिट में बिल्स रिसीवेबल है, बिल्स रिसीवेबल के क्रेडिट में बाय कैश 11,400। बाय कैश अकाउंट 11,400। ओके नेक्स्ट कैपिटल 15,000। बच्चों कैश के डेबिट में कैपिटल, व्हाट इट मींस, एडिशनल कैपिटल आया, राइट ना। बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश बढ़ रहा है, रिसिप्ट साइड में लिखा है, मतलब एडिशनल कैपिटल आया। हाउ मच 15,000। लेकिन सबसे पहले देखते हैं स्टार्टिंग का कैपिटल कितना है। देखो बच्चों बैलेंस शीट में फर्स्ट आइटम लिखा हुआ है ओपनिंग में 1,20,600, मतलब ये ओपनिंग कैपिटल हुआ और उसमें एडिशनल कैपिटल ऐड करेंगे 120,600 और ये है 15,000। 1,26,600 1,20,600 प्लस एडिशनल कैपिटल 15,000। ओके लेकिन बच्चों आउटर में नहीं लिखना है कैपिटल, अब तो इसमें प्रॉफिट आएगा, शायद से ड्राइंग्स भी आएगा, लॉस आएगा तो लेस करेंगे, नहीं पता, ठीक है, छोड़ दो इनर में। लेकिन ठीक है, अगर आपको इन दोनों का टोटल लिखना है तो आप लिख सकते हो 135,600, ठीक है। आउटर में नहीं, इनर में ही रहेगा। कैश के डेबिट में नेक्स्ट क्या है, सेल्स, और क्लियर कट है ना, कैश सेल्स है, फिर भी उन्होंने दिया आगे। तो कैश सेल्स है 35,280, ट्रेडिंग के क्रेडिट में सेल्स, सेल्स अंडरलाइन करके कैश, फिर उसमें 35,280।
क्रेडिट 35,000 तू येती। नेक्स्ट बच्चों, आप अगर ध्यान से देख रहे हो ना, हर डेबिट वाला आइटम में क्रेडिट में ही लिख रहा हूं, एक तो किसी स्पेशल अकाउंट में या फिर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में या बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। नेक्स्ट कमीशन, कमीशन रिस मैंने, अरे हाँ हाँ हाँ, ओके ओके, करतो रेक्टिफाय। चुकून मी कॅशच्या ऐवजी क्रेडिट नाव लिहिलं ना, ठीक आहे ठीक आहे, आता खाली चाललोच आहे ना, तर जाता जाता करून देईल मी रेक्टिफाय। आता कमीशन पण बघून घ्या सोबत। कमीशन और रेंट बच्चों ये दोनों इनकम है, सर आपको कैसे पता? अरे रिसिप्ट है ना बच्चों, रिसिप्ट, पैसे मिल रहे हैं। ओके, एक्चुअल में यहाँ पे नाम पर्टिकुलर्स नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में भी, रिसिप्ट और पेमेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कैश बुक है और कैश बुक के फॉर्मेट में ही रिसिप्ट एंड पेमेंट नाम लिखा होता है डायरेक्टली, पर्टिकुलर्स नहीं। ठीक है, सो पैसे आए हैं मतलब इनकम है, ऑफकोर्स ट्रेडिंग में तो नहीं आएगा, इनडायरेक्ट इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। कमीशन और रेंट 5,000 और 22,000। ओके, ये भी रेक्टिफाई कर लेते हैं रास्ते में जाते जाते। ओके, बाय प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, बाय कमीशन, बाय रेंट 5,000 एंड 22,000। ओके, यस, मैंने वो गलती से कैश नाम, क्रेडिट नाम लिख दिया था, वो भी रेक्टिफाई कर लिया, सेल्स के नीचे कैश आएगा। वेरी नाइस बच्चों, ऐसे ही गलतियां निकालते जाओ, मतलब गलतियां निकालते ही सही, मैं सुधर तो जाऊंगा ना, अगली बैच को तो भी अच्छे से पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट पेमेंट साइड, पेमेंट बोले तो अब पैसा जा रहा है, हर डेबिट का एक क्रेडिट इफेक्ट होगा। बच्चों बैंक ओवरड्राफ्ट एक्सपेंस है क्या मेरा? डेफिनेटली नहीं। यस मैन, बैंक ओवरड्राफ्ट इट मीन्स कि मैंने बैंक से लोन लिया हुआ था, ठीक है ना। सो बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट किया मतलब मेरी लायबिलिटी कम हो जाएंगी, इसे एक्सपेंस नहीं बोल सकते ना। लोन लिया, लोन दिया, इसे एक्सपेंस नहीं बोलते। लोन पे इंटरेस्ट पे करना पड़ा, वो एक्सपेंस होता है, समझ रहे हो। यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब लोन पे कर रहे हैं, तो शायद से लोन में बैंक ओवरड्राफ्ट दिख रहा होगा। देखो तो बच्चों, ये लायबिलिटी साइड दिख रहा है क्या बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी में? यस सर, ये देखो सर, लास्ट वाला आइटम लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट 4,000 मिला, तो यहाँ पे पेमेंट कितना किया है? 4,000, एग्जैक्टली वही ये बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट है भाई, बैंक ओवरड्राफ्ट जीरो हो जाएगा अभी। ठीक है, तो लायबिलिटी में लिखते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, कैपिटल के नीचे ऑफकोर्स 2-3 लाइन छोड़ दो। बैंक ओवरड्राफ्ट 4,000 माइनस रीपेड, पूरा पेमेंट कर दिया ना हमने, लोन लिया होगा बैंक से और पेमेंट कर दिया, तो डैश करो या जीरो लिखो। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट जीरो हो गया, डन। सर आपने तो क्रेडिट में होके भी क्रेडिट में लिखा, लायबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट होती है। अरे लेकिन क्रेडिट में मैंने निगेटिव लिखा ना, लायबिलिटी में निगेटिव लिखा, इट मीन्स मैंने डेबिट इफेक्ट दिया। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट, वेजेस। वेजेस ऑफकोर्स एक्सपेंस है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? यस इट इज डायरेक्ट एक्सपेंस, ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा 15,280। वेजेस पे एडजस्टमेंट है बच्चों, इनर में लिख रहा हूं मैं, ट्रेडिंग के डेबिट में 3-4 लाइन छोड़ के। सर आप 3-4 लाइन क्यों छोड़ रहे हो? एक तो ओपनिंग स्टॉक के लिए, एक परचेस के लिए, परचेस में भी कैश और क्रेडिट भी रहेगा, शायद से परचेस रिटर्न भी होगा, तो 5 लाइन भी छोड़ दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, शायद से मैंने कम छोड़ी तो प्रॉब्लम भी आ सकता है, आपको इसमें रियलाइज हो भी जाएगा। नेक्स्ट वेजेस के बाद नेक्स्ट क्या दिया है? लोन्स पेड 10,600। बच्चों लोन पेड किया क्या ये एक्सपेंस है? नहीं नहीं, ये भी एक्सपेंस नहीं है। लोन पे किया मतलब यहाँ पे भी लायबिलिटी कम कम होती है। ओके, देखो तो बच्चों, लोन दिख रहा है क्या आपको कहीं पे लायबिलिटी साइड में? यस, कितना है? 30,600। यस, ये वाला है ना, इसमें से ही इन्होंने पेमेंट कितना किया? 10,600 का, समझ रहे हो। तो लोन्स 30,600 लायबिलिटी में, लोन्स
30,600 लेस रीपेड, कितना पेड किया भाई इन्होंने? 10,600। तो ऑफकोर्स 20,000 लोन अभी भी पेंडिंग है, ठीक है ना। 20,000 रुपये पे करना बाकी है, हमने 10,600 का इफेक्ट दे दिया। देखो बच्चों मैंने क्या किया, एक एक आइटम है जैसे जैसे यहाँ पे आ रहे वैसे वैसे लिखते जा रहे हैं। मैंने ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस शीट एज इट इज नहीं छापी, इनर में लिखे आउटर में लिखे नहीं पता। जैसे जैसे एडजस्टमेंट आएंगे, जैसे जैसे नाम आएंगे वैसे वैसे हम लिखते जाएंगे ऊपर वाला बैलेंस देखकर। नाउ नेक्स्ट, क्रेडिटर्स दिया है 41,000। बच्चों क्रेडिटर्स क्रेडिट में दिया है, मतलब कैश के क्रेडिट में क्रेडिटर्स है, तो दूसरा इफेक्ट क्रेडिटर्स के डेबिट में रहेगा टू कैश 41,000। और सेम बिल्स पेबल का भी सेम, वो भी देख लेता हूं मैं। बिल्स पेबल 21,800। सो दोनों अकाउंट है हमारे पास, दोनों के डेबिट में कैश का नाम आएगा 41,000 और 21,800। टू कैश अकाउंट 41,000 और 21,800 बिल्स पेबल के डेबिट में। टू कैश अकाउंट, ठीक है। अरे अरे अरे, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? सैलरीज। सैलरीज बच्चों ऑफकोर्स एक्सपेंस, लेकिन ऑफिस वाला एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। और सन्ड्री एक्सपेंसेस कहाँ पे आएगा सर? वो भी तो वही आएगा, ऑफिस मतलब जनरल एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। तो नेक्स्ट सैलरीज और सन्ड्री एक्सपेंसेस दोनों लिख लेते हैं, 23,400 और 1,460। अरे टू सैलरीज कितना था? 23,400। लेकिन बच्चों ये इनर में लिखेंगे, हाँ इस पे भी टीके सर, वहां पे टिक तो नहीं थी बच्चों। सब एडजस्टमेंट हमने रीड करके रखा है, याद करके रखा है क्या क्या है, किस किस पे एडजस्टमेंट है। वेजेस और सैलरी दोनों पे दिया है उन्होंने इस बार, ठीक है। और नेक्स्ट था सैलरी एक्सपेंसेस ना, उसका अमाउंट था 1,460, ठीक है। बच्चों आपको सैलरीज वाले एडजस्टमेंट आपको एक बार दिखा देता हूँ, आपको भरोसा ही नहीं मेरे पे। उठ गेलो ओम बट स्वा, कैसे आला? हाँ आला आला, ओके। हाँ ये वाले एडजस्टमेंट देख लो, आउटस्टैंडिंग वेजेस अमाउंटेड टू एन आउटस्टैंडिंग सैलरी, दिखा सैलरी आउटस्टैंडिंग। नेक्स्ट हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या लगता है बच्चों आपको कहाँ पे लिखना चाहिए इंटरेस्ट ऑन लोन? ओके बोलो जल्दी। यस 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 डेफिनेटली बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में क्यों? क्योंकि एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ये लोन नहीं है ना बच्चों, ये लायबिलिटी नहीं है। और दूसरी बात मैंने आपको क्या बोला हुआ है, क्रेडिट में दिया है ना, मतलब दूसरा इफेक्ट कहाँ पे आएगा? डेबिट में, राइट। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन्स 2,000। टू इंटरेस्ट ऑन लोन्स 2,000। आई होप इस पे कोई एडजस्टमेंट वगैरह नहीं होगी, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, लोन पे इंटरेस्ट वगैरह नहीं, कुछ नहीं दिया है, ठीक है। नेक्स्ट ड्राइंग्स, स्टूडेंट्स ड्राइंग्स दिया हुआ है। हाँ तो ड्राइंग्स मतलब कैपिटल कम हो जाएगा ऑफकोर्स, कैपिटल से लेस करेंगे 8,940। चलो कैपिटल से लेस करो 8,940 ड्राइंग्स, लेस ड्राइंग्स 8,940। मैं तो अभी टोटल भी नहीं ले रहा, क्या पता एक दो लाइन कम पड़ जाए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्या किया हमने, सैलरीज
प्रॉफिट एंड लॉस, यस यस, आप पूछ रहे थे ना कि क्या हुआ अभी जस्ट, तो आपके लिए बता रहा हूँ मैं। सैलरीज एक्सपेंस में लिखा 23,400, सैलरी एक्सपेंस भी ऑफकोर्स प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, इंटरेस्ट ऑन लोन ये भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा 2,000, और ड्राइंग्स जो है वो कैपिटल में से लेस करेंगे, ठीक है। ओके नेक्स्ट, ये दोनों तीनों आइटम हमने प्रॉफिट एंड लॉस में लिखे और ड्राइंग्स था तो कैपिटल में से लेस किया। आगे 6% इन्वेस्टमेंट्स कितना है वो, और ब्रैकेट में क्या दिया है, परचेस्ड ऑन 1 अक्टूबर। भाई डेट देने का कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, बापू के बर्थडे के एक दिन पहले इन्होंने परचेस किया 1 अक्टूबर को, ठीक है। तो अक्टूबर को परचेस किया और उन्होंने इस बार मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट दी है तो साथ में कुछ तो भी दिया है 6% इन्वेस्टमेंट। व्हाट इट मीन्स कि इन्वेस्टमेंट तो किया है, इस पर 6% रिटर्न मिलना चाहिए हर साल, राइट, ये हमारा इनकम होगा। तो कुछ नहीं दिया, मतलब यहाँ पे तो देख लो परसेंटेज भी दिया और डेट भी दिया है, मतलब समझ लो एडजस्टमेंट तो है, इसे हिडन एडजस्टमेंट बोलते हैं, हम इनर में लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट कहाँ पे लिखे बच्चों, यस एसेट में, लेकिन इनर कॉलम में 6% इन्वेस्टमेंट 8,000। बैलेंस शीट के एसेट में 6% इन्वेस्टमेंट्स और इनर कॉलम में लिखेंगे 8,000, ओके नेक्स्ट। ओके इसके बाद देखो क्या दिया है, बैलेंस कैरी डाउन ना, बैलेंस कैरी डाउन मतलब क्लोजिंग बैलेंस किसका, कैश और बैंक का। ऑफ कोर्स यार क्लोजिंग बैलेंस एसेट है तो एसेट में आएगा ना, 1580 और 220, कैश 1580, बैंक 220, ठीक है। चलो कैश और बैंक के बैलेंसेस भी लिख लिए, और फाइनली 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 हमने कैश बुक पूरा कंप्लीट किया, हर डेबिट का क्रेडिट, हर क्रेडिट का डेबिट इफेक्ट देकर कैश बुक हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं रिमेनिंग ट्रांजैक्शन क्या दिया हुआ है। सबसे पहले क्रेडिट सेल्स, हाउ मच, 76,000। क्रेडिट सेल्स कहाँ पे लिखे, ऑफ कोर्स सर सेल्स तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा 76,000, ओके। तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में कैश था, उसके नीचे क्रेडिट 76,000। अरे नहीं नहीं अभी भी नहीं ले रहा हूँ मैं टोटल, क्या पता इसमें से कुछ सेल्स रिटर्न वगैरह दिया होगा तो माइनस भी करना पड़ सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैं एज इट इज रहने दे रहा हूँ। लेकिन बच्चों ये नीचे दिया है ना एडजस्टमेंट में, शायद से इसका दूसरा इफेक्ट भी होगा। अरे हाँ क्रेडिट सेल्स, अगर कस्टमर को क्रेडिट पे सेल किया तो हमारे डेटर्स, यस 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 एग्जैक्टली बढ़ जाते हैं बच्चों। सो डेटर्स के डेबिट में भी आएगा क्रेडिट सेल्स 76,000। पिछले क्वेश्चंस में कहीं तो भी हमने बैलेंसिंग फिगर निकाला था ना क्रेडिट सेल्स, राइट, हम ढूंढ रहे थे तो कभी कभी दिया होता है, डिपेंड्स। नेक्स्ट क्रेडिट परचेस कितना है 70,000, तो परचेस में ऐड करेंगे टू परचेस, क्रेडिट बेसिस पे दिया कितना था वो 70 या 67, 70,000 सॉरी, क्रेडिट परचेस 70,000, हाँ यस 70। नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड कितना है 21,400। स्टूडेंट्स अरे सॉरी क्रेडिट परचेस का दूसरा इफेक्ट देना भूल गए ना हम। क्रेडिट परचेस किया हमने अगर किसी से तो हमें क्रेडिटर को जो पे करना है वो बढ़ जाएगा, राइट। क्रेडिटर अगर इंक्रीज होता है तो क्रेडिटर के क्रेडिट में, और दूसरा लॉजिक क्या है, ट्रेडिंग के डेबिट में लिखा है ना, डेबिट इफेक्ट हो चुका है तो दूसरा क्रेडिट ही रहेगा, ठीक है। तो क्रेडिट साइड में लिखो क्रेडिटर्स के बाय क्रेडिट परचेस 70,000, बाय क्रेडिट परचेस 70,000। अगर ये सेकंड इफेक्ट अभी नहीं देते ना तो इतना महंगा पड़ता था ना, ये ढूंढने के लिए वांदे हो जाते थे किधर मिस्टेक है किधर मिस्टेक है। नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल 21,400, ओके। अब सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड मतलब क्या।
आपको क्या लगता है पैसे मिल गए? नहीं नहीं नहीं, उधर थोड़ी दिया कैश रिसीव्ड, वहां पे क्लियर लिखा है बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड। व्हाट इट मीन्स, इसका मीनिंग ऐसा है कि मेरा कोई कस्टमर था जिससे मुझे पैसे लेने थे, मैं उसके पास गया, ए ठाकुर पैसे मुझे दे दे, लेकिन उसने पैसे नहीं दिए, उसने क्या दिया? बिल। तो इस सिचुएशन में होता क्या एग्जैक्टली? देखो अब तक वो मेरा डेटर था क्योंकि मुझे उससे पैसे लेने थे, पैसे तो अभी भी ले रहे हैं, लेकिन उसने पैसे के बदले क्या दे दिया? बिल। तो अब वो डेटर्स में से कन्वर्ट होके क्या बन गया? बिल्स रिसीवेबल, बस नाम बदल गया। ऑफ कोर्स एसेट था, एसेट है, लेना था, लेना है, नो डाउट अबाउट इट, ओके। लेकिन डेटर्स हो जाएंगे कम और बिल्स रिसीवेबल बढ़ जाएंगे। समझ रहा है क्या आपको? कस्टमर से अगर बिल आ गया ना तो पैसे नहीं आए, पैसे लेने बाकी ही है, बस नाम बदल जाता है, डेटर होते हैं कम और बिल्स रिसीवेबल इंक्रीज हो जाएंगे। तो डेटर्स कम हो रहा है, डेटर्स का बैलेंस तो डेबिट होता है, कम हो रहा है तो क्रेडिट में। कितने हो? 21,400 ना, तो डेटर्स के क्रेडिट में बाय बिल्स रिसीवेबल 21,400। स्टूडेंट्स, अगर डेटर्स के क्रेडिट में लिखा है बिल्स रिसीवेबल का नाम, तो ऑब्वियसली बीआर के डेबिट में भी डेटर्स का नाम। टू सन्ड्री डेटर्स 21,500 21,400 ना, ओके ओके। बोलते टाइम मैंने गलती से 500 बोल दिया, लिखते टाइम 400 ही लिखा है दोनों जगह पे प्रॉपरली, ठीक है। ये हो गया बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड, मतलब कस्टमर ने बिल दिया, ठीक है। नेक्स्ट, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2016, मतलब बैलेंस शीट वाली डेट, मतलब क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस के दो इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक के, 59,000 है ना, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय क्लोजिंग स्टॉक 59,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक 59,000, और ऑफ कोर्स बैलेंस शीट के एसेट में क्लोजिंग स्टॉक 59,000। क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग क्रेडिट एंड बैलेंस शीट एसेट साइड, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्काउंट टू कस्टमर्स। डिस्काउंट टू कस्टमर्स मतलब कस्टमर को मैंने डिस्काउंट दिया, फायदे की बात की, नुकसान की? ऑफ कोर्स नुकसान की। तो लॉस है, लॉस रहा तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट पे आता है, कोई भी लॉस हो। डिस्काउंट टू कस्टमर 1020, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू डिस्काउंट टू कस्टमर्स 1020, ओके। नेक्स्ट, आगे क्या है? हाँ, अरे 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 सर, इसका दूसरा इफेक्ट थोड़ी दिया आपने, एक ही इफेक्ट हो रहा है सर, हर एडजस्टमेंट के दो है तो इसका क्यों एक? सही बात है यार, डिस्काउंट टू कस्टमर, कस्टमर को डिस्काउंट दिया, इसकी वजह से डेटर्स यस यस हो जाएंगे कम, डेटर्स के क्रेडिट में बाय डिस्काउंट टू कस्टमर 1020 बाय डिस्काउंट टू कस्टमर्स। अगर आपने सिर्फ डिस्काउंट लिखा ओके, अगर आपने बाय डिस्काउंट अलाउड लिखा तो भी ओके। नेक्स्ट, डिस्काउंट फ्रॉम सप्लायर। अब नुकसान या मुस्कान? ऑफ कोर्स मुस्कान, फायदे की बात है भाई, डिस्काउंट मिल रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आएगा। 740 रुपीज डिस्काउंट मिला, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में बाय डिस्काउंट फ्रॉम सप्लायर्स 740, ठीक है। ये तो मिला डिस्काउंट। अब डिस्काउंट मिलने की वजह से क्रेडिटर को जो पेमेंट करना था हमें वो हो जाएगा कम, सप्लायर को 740 रुपीज कम पे करेंगे ना हम, सो क्रेडिटर्स के डेबिट में टू डिस्काउंट बाय सप्लायर्स, ओके। इसी का मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड भी होता है, ऑफ कोर्स डिस्काउंट मिल रहा है ना सप्लायर से। नेक्स्ट, बिल्स पेबल इशूड। बिल्स पेबल इशूड मतलब क्या?
कोई क्रेडिटर था, क्रेडिटर बोलो या सप्लायर बोलो, वो मेरे पास आया पैसे लेने के लिए। मैंने उसको क्या बोला, भाई मेरे पास अभी पैसे नहीं है। वो बोला नहीं नहीं मुझे पैसे चाहिए, मुझे भरोसा नहीं तेरे पे। तो मैंने क्या किया, एक पेज पे साइन करके दे दिया, मतलब बिल्स पेबल दिया। अब देखो पैसे देने थे, राइट, अभी भी देने बाकी है। हमने पैसा दिया क्या, नहीं। अगर पे कर दे तो कैश बुक में होता ना, समझ रहे हो। पे करना बाकी है, बस नाम बदल जाएगा। अब तक मैं उसे बोलता था क्रेडिटर्स, अब क्या बोलूंगा मैं, बिल्स पेबल। तो क्रेडिटर्स यहाँ पे कम हो रहे क्या बढ़ रहे, क्रेडिटर्स हो रहे हैं कम, क्योंकि बिल्स पेबल में कन्वर्जन हो रहा है ना उनका। तो क्रेडिटर्स का बैलेंस क्रेडिट होता है, कम हो रहा है तो क्रेडिटर्स के डेबिट में लिखेंगे, ओके। और ऑफकोर्स अपोजिट साइड में लिखेंगे बिल्स पेबल के। तो बिल्स पेबल इशूड 19,400, क्रेडिटर्स हो जाएंगे कम क्रेडिटर्स के डेबिट में। तो बिल्स पेबल अकाउंट 19,400, ओके। और बिल्स पेबल के क्रेडिट में, अरे बिल्स पेबल किधर गया, हाँ ये रहा। बिल्स पेबल के क्रेडिट में बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स 19,400। इतने मेरे बिल्स पेबल बढ़ गए, इतनी लायबिलिटी बढ़ गई बिल्स पेबल वाली। नेक्स्ट, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर, ये तो और भी बड़ा किस्सा है। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर मतलब क्या, एक कस्टमर था, देखो कैसा वो सर्कल कैसे वर्क करता है। ये है मेरा डेटर और ये है बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। देखो होता कैसे है, सबसे पहले तो मैं, सपोज हम सेलर है, तो हम क्या करते हैं, इसे गुड्स सेल करते हैं, ठीक है। तो इसने पैसे देने चाहिए ना, तो वो पैसे नहीं देता, पैसे के बदले में क्या देता है, बिल्स रिसीवेबल, मतलब डेटर्स कन्वर्ट हो जाता है बिल्स रिसीवेबल में, राइट। ये कब की बात, जब पेमेंट मतलब स्टार्टिंग में जब हमने गुड सेल किए, तो वो डेटर्स नहीं रहा, उसने बिल दिया, इसलिए वो बिल्स रिसीवेबल में कन्वर्ट हो गया। अगर बिल्स रिसीवेबल के टाइम पे पैसे नहीं दिए, मतलब बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो गया, तो क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल का कन्वर्जन वापस डेटर्स में हो जाता है। मतलब बिल्स रिसीवेबल तो कागज का टुकड़ा है, वो हो गया खलास, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तो डेटर्स वापस इंक्रीज हो जाएंगे, समझ रहा है। तो बिल्स रिसीवेबल होने वाले हैं कम बिल्स रिसीवेबल के क्रेडिट में, और डेटर्स बढ़ जाएंगे, इसलिए डेटर्स के डेबिट में अमाउंट इज 3,000। तो बिल्स रिसीवेबल के क्रेडिट में बाय सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, ब्रैकेट में हम लिखेंगे क्या, बिल्स रिसीवेबल थे जो डिसऑनर हो गए 3,000, ओके। और डेटर्स के भी डेबिट में, क्योंकि डेटर्स तो बढ़ रहे हैं ना, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, हाउ मच, 3,000। अरे इधर भी तो ब्रैकेट में लिख दो, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो गए थे, इसलिए हमारे डेटर्स बढ़ गए। हम उनको छोड़ने तो नहीं वाले ना बच्चों, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर होना इसका मतलब लॉस नहीं होता, पैसे तो मिलने ही वाले हैं। बस एक ही किस्सा है कि अब वो डेटर्स में कन्वर्ट हो गए। स्टूडेंट्स, सबके सब एडजस्टमेंट, मतलब जो भी रिमेनिंग ट्रांजेक्शन थे, हर ट्रांजेक्शन के हमने दो इफेक्ट दिए ना। अब एडजस्टमेंट, सबसे पहले क्या है, प्रोवाइड 5% डाउटफुल डेब्ट ऑन डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। बच्चों डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल का पार्ट में पेंडिंग रखता हूँ, क्यों, क्योंकि अब तक मुझे डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल का फाइनल वाला अमाउंट नहीं मिला है। जब डेटर्स अकाउंट क्लोज करेंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्लोज करेंगे, तब फिगर मिलेगी, वो बैलेंस शीट में जाएगी और उस पर आरडीडी कैलकुलेट होगा। मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया, अगर बैड डेब्ट्स रहा, बैड डेब्ट्स अगर होगा तो वो अकाउंट में आएगा, डेटर्स अकाउंट में ही आ जाएगा, लेकिन आरडीडी है ना, तो बैलेंस शीट में हम लेस करेंगे डेटर्स में से, ठीक है। तो दोनों भी पार्ट पेंडिंग, मतलब फर्स्ट एडजस्टमेंट पेंडिंग। नेक्स्ट, डेप्रिसिएट मशीनरी बाय 5%, ओके। मशीनरी पे 5% डेप्री है, मशीनरी की वैल्यू कितनी रखते हैं, ये देखो मशीनरी कितना है, 50,000, तो उस पर 5% डेप्री लिखो फटाफट बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ओके, मशीनरी 50,000 है, और जैसे कि आपने बताया डेप्री एट 5%, 2,500, ओके, 2,500, तो वैल्यू बच गई 47,500,
ओके, और डेप्रिसिएशन नुकसान की चीज है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू डेप्रिसिएशन अंडरलाइन करके मशीनरी। टू डेप्रिसिएशन में आएगा मशीनरी 2500, ठीक है। सर इनर में क्यों लिखा आपने? इसलिए बच्चों की मल्टीपल डिप्रिसिएशन है ना, एक थोड़ी है, उसी एडजस्टमेंट में देखो ना और भी दिए हुए। नेक्स्ट, ये तो हो गया डन। अब लैंड एंड बिल्डिंग एट 2.5%, खतरनाक 2.5% भाई, 2.5% डिप्रिसिएशन लेना है लैंड एंड बिल्डिंग पे। ओके, तो लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ पे गया? लैंड एंड बिल्डिंग, हाँ ये रहा। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है? 80,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग उसका 2.5% निकालेंगे। लेट मी चेक। लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यू कितनी थी? 80 ना? ओके, 80,000 और उसका 2.5। पहली बात तो आपके पास कैलसी है तो टेंशन की बात ही नहीं है 2.5 निकालने के लिए। फिर भी अगर आपको लॉजिक लगाना रहा 10%, यस यस 2000 इज राइट। एक जीरो कट किया, 10% कितना आया? 8000। उसका हाफ 4000 आया 5%, और उसका भी हाफ 2000 आएगा 2.5%। 10 का हाफ 5, 5 का हाफ 2.5। ओके, तो 78,000 ये आउटर में आ जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग। तो डिप्रिसिएशन में अगेन लैंड एंड बिल्डिंग 2000। ओके, नेक्स्ट। हाँ आगे क्या दिया है? पेटेंट्स एंड फिक्सचर्स बाय 10%। ओके, सो पेटेंट्स और फिक्सचर पे 10% डिप्री है। तो देखो, तो पेटेंट एंड फिक्सचर कहीं पे दिख रहा है आपको? यस सर ये रहा, पेटेंट 20,000 है और फिक्सचर 15। सो पेटेंट पे भी 10% और फिक्सचर पे भी 10%। पेटेंट 20, फिक्सचर्स 15। बैलेंस शीट के एसेट में पेटेंट्स 20 और फिक्सचर्स 15। कुछ ट्विस्ट नहीं ना, सिंपल 10% है। डेप्री एट 10%, जो आ गया 2000, आउटर में लिख लिया 18। अगेन फिक्सचर्स से भी 10% लेस करेंगे, 1500। आउटर में आ गया 13,500। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन में पेटेंट्स 2000 और फिक्सचर्स 1500। पेटेंट्स 2000 एंड फिक्सचर्स 1500। यस, चारों का टोटल 8000, राउंड फिगर क्या? ओके ओके, ये आ गया टोटल। चलो आगे जाते हैं। बच्चों एडजस्टमेंट बड़ी है, डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि 3 डेप्रिसिएशन दे दिए तो डिफिकल्ट नहीं बनता। कैलकुलेशन सिंपल है, बस कैलकुलेशन मतलब दो छह इफेक्ट हो जाते हैं ना, दो 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 दो, बस दम कुछ नहीं। नेक्स्ट, हाँ क्या दिया है? आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने हैं? 1820। तो वेजेस आउटस्टैंडिंग है, पे करना बाकी है। अरे लेकिन इस साल का एक्सपेंस तो है ना, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस एक्सपेंसेस में ऐड करेंगे 1820। ये रहे वेजेस, इसमें ऐड किया आउटस्टैंडिंग 1820। यस, कितना आएगा ऐड करके? 17,100 क्या? ओके, तो ये तो हुआ आउटस्टैंडिंग के बाद। अब बच्चों आउटस्टैंडिंग मतलब क्या? पे करना बाकी है, इसी का मतलब हमारी लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग वेजेस 1820। 1820। अरे 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 अरे, कहानी में ट्विस्ट है बच्चों, कहानी में ट्विस्ट है। वेट वेट वेट, ट्विस्ट ऐसा है कि मेरी अचानक से नजर गई ओपनिंग वाले बैलेंस शीट पे, जिसमें देखो यहाँ पे क्या दिया है? आउटस्टैंडिंग वेजेस मिला क्या? 2680।
स्टूडेंट आउटस्टैंडिंग वेजेस आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं, ये तो हम सालों साल से सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्लोजिंग वाला रहा तो ऐड करते हैं, ओपनिंग वाला रहा तो लेस करते हैं। वेजेस में से लेस करेंगे 2680, वेजेस में से लेस करेंगे 2680, लेस आउटस्टैंडिंग 1415, 2680। ठीक है, नेक्स्ट क्या माइनस किसी ने क्या रहा है, देखो जल्दी। $14,420। ओके ओके, नेक्स्ट सैलरी आउटस्टैंडिंग अमाउंटेड टू 1080। अगेन सेम किस्सा है, सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो सैलरी में ऐड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। हाँ ये रहा सैलरी फर्स्ट आइटम, प्लस आउटस्टैंडिंग और अमाउंट इज 1080। तो आई थिंक इट कम्स टू 24,480, प्लस करना है ना, तो हमने वो कर दिया 24,480 आया। और ऑफ कोर्स पे करना बाकी बच्चों हमारी लाइबिलिटी, सैलरी और वेजेस, लाइबिलिटी तो है ही ना। आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितना है वो 1080, 1080। ठीक है, ऊपर देख लेते भाई लाइबिलिटी में वापिस सैलरी का भी कुछ दिया है क्या? नहीं नहीं, बस वेजेस का दिया था आउटस्टैंडिंग का। ठीक है सर, लेकिन इसके तो हमने दो इफेक्ट दिए ही नहीं, ये आउटस्टैंडिंग वेजेस के 2680 दो इफेक्ट नहीं आएंगे बच्चों, ओपनिंग बैलेंस वाला एडजस्टमेंट है, क्लोजिंग वाला रहता है ना आउटस्टैंडिंग, उसके दो इफेक्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या बच्चा भाई, एडजस्टमेंट नंबर लास्ट, ट्रांसफर 10,002 कहाँ पर ट्रांसफर करना है, जनरल रिजर्व। सो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो करेंगे क्या, जो भी प्रॉफिट आएगा, देखो बच्चों अब तक तो हमने प्रॉफिट निकाला ही नहीं है, ठीक है, लेकिन जब भी निकालेंगे हमें तो पता है प्रॉफिट में से जाने वाला है जनरल रिजर्व में। जनरल रिजर्व कितना है, ऑलरेडी कुछ दिया है क्या, देखो तो बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व, यस इट इज, कितना है वो 20,000, उसमें 10,000 ऐड कर देंगे। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिखो फटाफट से जनरल रिजर्व ऑलरेडी 20,000 था, जिसमें हम प्रॉफिट ऐड करेंगे, प्रॉफिट बोलो या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ऐसे लिखते हैं हम, प्लस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 10,000 ट्रांसफर किया, टोटल बिकम्स 30,000। ठीक है, जनरल रिजर्व बन गए 30,000। अरे लेकिन सर एक इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट किधर से, प्रॉफिट में से जाएगा ना बच्चों, अगर प्रॉफिट में से जाएगा तो ऑफकोर्स प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। बच्चों मैं 3-4 एंड में लिख रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस में, और एक कुछ आइटम आ जाए, 1-2 लाइन छोड़ के लिख रहा हूँ मैं, 2 ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व एंड अमाउंट इज 10,000, 10,000 इन्होंने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किए। ठीक है, नेक्स्ट, अरे कुछ बचा क्या, कुछ बचा क्या, यस यस सर, ये तो हमने पी फॉर पेंडिंग रखा हुआ है, 5% डाउटफुल डेट्स, डेटर्स पे और बिल्स रिसीवेबल पे दोनों पे, यस बच्चों याद है मुझे, वो एक पेंडिंग है। और हाँ हाँ हाँ, ये रेड वाला दिख रहा है, रेड वाला हिडन एडजस्टमेंट भाई लोचा है, 6% इन्वेस्टमेंट, 8,000 की इन्वेस्टमेंट की इन्होंने 6% पे 1 अक्टूबर 15 को। बच्चों 1 अक्टूबर 15 को की इन्वेस्टमेंट, आज का डेट है 31 मार्च 16, राइट, अक्टो नवंबर डिसो जानो फेबो मार्चो, 6 महीने हो गए, 6 महीने का इंटरेस्ट कितना आएगा 8,000 पे, यस यस यस, 8,000 का 8% निकाला आपने, जो आया 480, वो तो साल भर का, उसका हाफ, यस 240 इंटरेस्ट आएगा। 240 इंटरेस्ट हमें मिलना चाहिए था इस साल, सर तो मिल गया होगा, आपको क्या पता मिला या नहीं, अगर मिल गया होता बच्चों तो कैश बुक में रिसिप्ट साइड में दिखता ना हमें, देखो कैश बुक में रिसिप्ट साइड में कहीं भी दिख रहा है क्या इंटरेस्ट मिला, नहीं,
अगर रिसिप्ट साइड में नहीं दिख रहा है इट मींस इंटरेस्ट मिला ही नहीं, रिसीव हो जाता तो डेफिनेटली रिसिप्ट साइड में ही आता, कहाँ पे जाएगा दूसरा। ओके, मतलब इंटरेस्ट नहीं मिला है, अब क्या करें। अब सिंपली बच्चों इंटरेस्ट नहीं भी मिला, इनकम तो है ना, तो इनकम में दिखा देते हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 240 प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। मैं ब्रैकेट में लिख के रखता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, 8000 इंटू 6/100 मतलब 6% इंटू 6/12 बोले तो 12 महीने का इंटरेस्ट है, इट कम्स टू 240 रुपीज। ओके, और पैसे इनकम तो है लेकिन मिला क्या नहीं, पैसे मिलने वाले हैं। अरे पैसा नहीं मिलता 200 रुपये हो या 2 करोड़ रुपए, पैसे मिलने वाले हैं, हमारे एसेट है। तो एक्रूड इंटरेस्ट है 240। आप इसको नाम दे सकते हो एक्रूड इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट रिसीवेबल या फिर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, जो आप चाहो। मैं लिख रहा हूं इस बार एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। सर ये एक्रूड होता क्या है? एक्रूड होना मतलब ड्यू हो गया। ओके, ड्यू होना मतलब पैसे मिल जाने चाहिए थे लेकिन अब तक नहीं मिले। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इट कम्स टू 240, 240 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, हो गया सब कुछ। अब देखते हैं ओपनिंग वाले बैलेंस शीट में जो जो आइटम है सब कवर हुए क्या। देखो एडजस्टमेंट तो सब हो गए कवर, नहीं एक बाकी ना, 1 2 3, ये तीनों के तीनों कवर हो गए, एक एडजस्टमेंट पेंडिंग है। यहाँ पे सब आइटम कवर्ड है, आप देख सकते हो कैश बुक में भी हर आइटम पे ठीक है, सब कुछ हो गया। बैलेंस शीट में भी देख लो, लायबिलिटी एसेट साइड चुन चुन के कुछ आइटम है क्या पेंडिंग है जो हमने नहीं लिखा। हाँ ये रहा सर, इधर टिक नहीं, देखो ये कौन सा है, ओपनिंग स्टॉक 44,600। कहाँ पे लिखे ओपनिंग स्टॉक, बोलो आप जल्दी। ऑफ कोर्स एसेट में नहीं आएगा, एसेट में तो क्लोजिंग स्टॉक आता है ना ट्रेडिंग के डेबिट में, और ये कैश इन हैंड जो है तो इसका तो कोई संबंध नहीं। याद है आपको, कैश इन हैंड, ओपनिंग वाला कैश इन हैंड हम कभी नहीं लेते, ओपनिंग वाला कैश बैलेंस। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक 44,600। टू ओपनिंग स्टॉक 44,600। सर इसका दूसरा इफेक्ट, काय का दूसरा इफेक्ट भाई, ओपनिंग बैलेंस है ना वो। और लायबिलिटी साइड में भी चेक कर लो, सब आइटम पे टिक हुआ है क्या। यसा सब कुछ टिक टुक डन डन डन, एसेट भी लायबिलिटी भी, एवरी आइटम इज कवर्ड। अब क्लोज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले क्लोज करते हैं बिल्स रिसीवेबल। चलो फटाफट, डेबिट की टोटल 14 + 21 मतलब 36,000 आएगा शायद। ओके, तो 36,000 आ गए टोटल। हम लिख लेंगे दोनों साइड में, जिसमें से क्रेडिट वाली करेंगे माइनस। यस, तो बिल्स रिसीवेबल की क्रेडिट में आया 21,600। अब सवाल ये है सर ये क्या होगा। बच्चों बिल्स रिसीवेबल ये अकाउंट हमने ड्रॉ किया, इसमें ओपनिंग बैलेंस तो उन्होंने दिया हुआ था, ओपनिंग बैलेंस शीट से लिया ना हमने मतलब, तो क्लोजिंग बैलेंस दिया है क्या उन्होंने, नहीं दिया। क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट के बारे में डिटेल्स दी ही नहीं थी, तो अरे ये क्लोजिंग बैलेंस ही होगा ना बच्चों, बाय बैलेंस कैरी डाउन। लेकिन सर इसके पहले वाला क्वेश्चन अगर आपको याद होगा ना सर, हमने क्या किया था, बिल्स रिसीवेबल का जो भी बैलेंसिंग फिगर आया वो ट्रांसफर किया था डेटर्स को। एग्जैक्टली मुझे याद है बच्चों, लेकिन वो सिचुएशन कौन सी थी कि ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दोनों भी पता है, फिर भी बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, तब ट्रांसफर करना पड़ता है। अब यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस नहीं था, ऑफकोर्स क्रेडिट में जो भी आएगा बैलेंसिंग फिगर वो क्लोजिंग बैलेंस ही रहेगा, तो डायरेक्टली एसेट में जाएगा बिल्स रिसीवेबल 21,600, बिल्स रिसीवेबल 21,600। अरे नहीं 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 नहीं, आउटर में नहीं, इनर में। अरे ढोकलो वो एक एडजस्टमेंट है क्या पेंडिंग रखी है हमने, आरडीडी वाली, इसके वजह से इनर में रखो 21,600। डेटर्स का अकाउंट क्लोज करते हैं, डेबिट की टोटल लो जल्दी जल्दी। ओके 1,28,400। ओके, और आप बोल रहे हो डिफरेंस 60 है ना,
128,400 टोटल बड़ी है इसलिए दोनों साइड में लिख लिया, और कम पड़ रहा है क्रेडिट में। बच्चों क्या होगा ये बैलेंस? डेटर्स के क्रेडिट में कम पड़ रहा है। सर जी ये क्लोजिंग बैलेंस रहेगा, बैलेंस कैरी डाउन। इसके पहले डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आती थी, तब हम क्रेडिट सेल्स नाम देते थे उसको कि डेबिट में कम पड़ रहा है, मतलब डेटर्स बढ़ रहे हैं। यहाँ पे क्रेडिट में कम पड़ रहा है, और ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ऐसे भी दिया हुआ है ही नहीं ना हमें। ओके, तो जो भी है ऑफ कोर्स क्लोजिंग बैलेंस है, बाय बैलेंस कैरी डाउन में आएगा। तो 60,000 आया बैलेंस शीट के एसेट साइड में, सन्ड्री डेटर्स 60,000, सन्ड्री डेटर्स 60,000। अरे हाँ, लेकिन ये भी तो इनर में ना, आरडीडी दोनों पे बच्चों, बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स दोनों पे। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो, बिल्स पेबल अकाउंट क्लोज करते हैं। बिल्स पेबल में टोटल डेबिट साइड की ज़्यादा दिख रही मुझे, 29 + 19 मतलब 48,400। नॉट पॉसिबल, 48,400, 48,400, 26,600। क्या बात है, धन्यवाद टोटल लेने वालों। ऐसे ही सब लोग टोटल लेते जाओ फटाफट से। ये आएगा बैलेंस कैरी डाउन, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया है। ओके, इसलिए ये सब कुछ बैलेंस कैरी डाउन आ रहा है, नहीं तो ट्रांसफर करना पड़ता है। तो बिल्स पेबल के क्लोजिंग बैलेंस 26,600 लाइबिलिटी में आएगा। लाइबिलिटी में बिल्स पेबल 26,600। अरे अरे लाइबिलिटी में 26,600। ओके, और अब क्लोज करते हैं क्रेडिटर्स अकाउंट। वो चारों अकाउंट में से एक ही बचा ना, डेटर्स क्रेडिटर्स से बचा है। अब ले ले टोटल फटाफट। क्रेडिट क्या आ रही है? 70 139,800। $78,660। ओके, टू बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, ये आ गया बैलेंस कैरी डाउन। अब इसके बाद बैलेंस क्या हो जाएगा? ऑफ कोर्स लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे ना यार, क्रेडिटर से 78,660, क्रेडिटर्स में 78,660 बैलेंस शीट में। सुंदरी क्रेडिटर्स। बच्चों ये चारों अकाउंट तो बन गए, अब बनाएंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में घुसने से पहले याद रखो, एडजस्टमेंट कर लेते हैं ना यार। एक एडजस्टमेंट बची हुई है, कौन सी? ये वाली 5% ऑन डाउटफुल डेब्ट ऑन डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, दोनों पे 5% है। तो डेटर्स के अमाउंट देखते हैं पहले। डेटर्स बैलेंस शीट के एसेट में, हाँ ये रहा, तो इसमें से लेस करेंगे, लेस आरडीडी एट 5%, वो आया 3,000। आउटर में लिखेंगे 57,000। और सेम बिल्स रिसीवेबल का किस्सा, इसकी भी वैल्यू कम हो रही है, उसको भी नाम दे दो आरडीडी एट 5%। तो 21,600 का 5% कितना आएगा? 1080, और ये माइनस करके आउटर में अमाउंट आएगा 20,520। ओके, चलो ये तो नुकसान की बात है। ऑब्वियसली डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा आरडीडी 1080 और 3,000। टू, अरे ऊपर जगह है ना, तो टू आरडीडी, आरडीडी को अंडरलाइन करके भी आप लिख सकते हो दोनों। डेटर्स 3,000 और बिल्स रिसीवेबल 1080, तो 4080 ये आ गया आरडीडी। बच्चों अब करेंगे क्लोज फटाफट से।
सबसे पहले आउटर में निकाल लेते हैं अमाउंट जो जो दिए हुए हैं, ठीक है। चलो ये परचेस का सिर्फ क्रेडिट था, बाकी कुछ आया नहीं, कैश परचेस था भी नहीं और रिटर्न वगैरह भी नहीं था, तो एज इट इज आ जाएगा 70,000 आउटर में। नेक्स्ट सेल्स की टोटल कितनी आ रही है देखो, सेल्स की टोटल 1,11,280 ना। नहीं ना, 800 कैसे आएगा, एंड में तो 280 आएगा, ये तो फिक्स है ना। यहाँ पे मैंने गलती से लिखा है क्या फिर ये 35,280? एक मिनट मुझे एक बार चेक करने दो, मैंने अमाउंट शायद रॉन्ग लिखा है कैश बुक में। अरे ओके ओके ओके, जस्ट अ सेकेंड, ये क्वेश्चन में मिस्टेक है बच्चों मेरे साइड से। यहाँ पे क्वेश्चन में कैश बुक के डेबिट में जो सेल्स है ना, वहां पे चाहिए 35,820, ठीक है, 35,820, तो ऑफकोर्स सेल्स में भी आएगा 35,820, यहाँ पे 35,820, और फिर इन दोनों के टोटल अगर ली जाए तो आ जाएगी 1,11,820, ठीक है। अब लो बच्चों टोटल क्रेडिट साइड की, उसमें 59,000 ऐड करेंगे ना, $1,70,820, ओके। ओके, डेबिट वाले सब आइटम बाहर ले लिए हमने और माइनस किया, यस एज पर योर आंसर 41,800 बोल रहे हो ना आप लोग, ओके। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, डेबिट से निकला बच्चों क्रेडिट में का, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 41,800 बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 41,800, ओके 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 ओके। चलो ले लो टोटल, बाहर निकाल लिया सब अमाउंट हमने, अभी टोटल ले लो फटाफट, क्रेडिट साइड की देखो कितनी आ रही है, $69,000 69,780, यही बताया ना आपने। हाँ। मुझे मेरा ब्रह्मास्त्र निकालना ही पड़ेगा अभी। 41,800 प्लस 5,000 प्लस 22,000, ये 69,780 टोटल तो राइट है। अब उसमें से डायरेक्ट डेबिट की माइनस करते आ रहा हूँ मैं, माइनस 24,480, यस बच्चों आपने बताया वो शायद से राइट भी होगा, पर जस्ट मिनट में भी चेक कर लेता हूँ मेरे साइड से। के बाद माइनस 8,000 माइनस 4,080 माइनस 10,000, 18,740, 18,740, ये आ गया प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। तो टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर, डेबिट से निकला क्रेडिट में अटका, और क्रेडिट साइड मतलब लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा प्रॉफिट की वजह से, 18,740। पहले ये मैं सॉल्व करता हूँ।
प्लस नेट प्रॉफिट, तो 135,600 था माइनस 8940, ये आया 1,26,660। ओके, और उसमें हमने ऐड किया प्रॉफिट 18,740, 1,45,440 ना, 400 राउंड फिगर। ओके, और लाइबिलिटी साइड में क्या क्या है, प्लस 20,000 प्लस 1,820 प्लस 1,080 प्लस 30,000 26,600 एंड 78,660, 3,03,560। टैली हो जाना चाहिए भाई, बहुत भारी काम हो जाएगा। अरे इन्वेस्टमेंट का लोचा क्या था, हमने दूसरा इफेक्ट नहीं दिया शायद, एक मिनट। इन्वेस्टमेंट में हमने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दिखाया, दूसरा एसेट में ना, एसेट में हमने दिखाया एक्चुअली 240 लिखा हमने, लेकिन सेपरेट लिख दिया ना इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो फिर यहाँ पे डैश कर दो। अगर आपने भी ऐसा किया है मेरे हिसाब से तो डैश कर दो। और अगर आप दूसरा ऑप्शन क्या है, इसी में ऐड कर सकते थे एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, लेकिन ये बेटर है, अलग ही रखो इसको, ठीक है। 8,000 प्लस 1,580 प्लस 220 प्लस 59,000 प्लस 47,500। कॉन्फिडेंट रहो बच्चों, एकदम टैली हो जाएगा इसी आशा के साथ, आगे बढ़ते रहो। 78 प्लस 18,000 प्लस मिल गए 13,500 प्लस 240 then 20,520 then 57,000 and totals come to 3,03,560। yo man, 3,03,560। क्या परम सुख की प्राप्ति हो गई। 20 मार्क का क्वेश्चन, इतना बड़ा होलसेल वाला, जिसमें सॉल्व करने में हमारे लेक्चर में हमने सर 1 घंटा नहीं सर 1 आवर से भी आगे निकल गए हम। 1 आवर से भी ज़्यादा क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन लिखने में, मतलब देखने में, पढ़ने में, टिक करने में, एडजस्टमेंट करने में, पोस्टिंग करने में, कैलकुलेशन करने में, लेकिन 1 आवर एंड 8 मिनट्स के बाद जो सुख की प्राप्ति हुई है ना, पूरा वसूले भाई 1 आवर। देखो बच्चों, हमें क्या क्या दिया था, ओपनिंग बैलेंस शीट दी थी, मतलब ओपनिंग बैलेंसेस हमारे पास थे, उसके बाद दिया था कैश बुक, हर डेबिट का आइटम क्रेडिट में गया, क्रेडिट वाला डेबिट में आया। रिमेनिंग ट्रांजैक्शन दिए थे, हर ट्रांजैक्शन के 2-2 इफेक्ट, और एडजस्टमेंट भी, एडजस्टमेंट के भी 2-2 इफेक्ट। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इस बार हमने ड्रॉ नहीं किया, क्यों? क्योंकि ओपनिंग वाली डायरेक्ट बैलेंस शीट दिए। और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ड्रॉ करने का पर्पस क्या होता है? सिंगल पर्पस, हमें कैपिटल फाइंड करना होता है। अगर कैपिटल ही दिया है, बैलेंस शीट दी है मतलब कैपिटल दिया हुआ है, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इसलिए हमने कैंसिल किया। सैंडी डेटर्स अकाउंट, इस बार क्लोजिंग बैलेंस मिसिंग थे बच्चों। डेटर्स हो तो बिल्स रिसीवेबल हो, या फिर क्रेडिटर्स हो, या बिल्स पेबल हो, चारों में से कोई भी अकाउंट की बात करो तो सबका क्लोजिंग बैलेंस मिसिंग था, इसलिए यहाँ पे ट्रांसफर वगैरह कुछ नहीं हुआ। जो भी बैलेंस आया वो बैलेंस कैरी डाउन, सबके चारों के चारों क्लोजिंग बैलेंस आ गए। लेकिन याद रखो, आरडीडी हमने इसमें नहीं लिया, आरडीडी हमने अकाउंट में नहीं लिया, आरडीडी बैलेंस शीट में लिया, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रेडिंग अकाउंट ड्रॉ किया हुआ है। क्रेडिट में सेल्स, फिर वो कैश हो या क्रेडिट, डेबिट में परचेस, कैश हो या क्रेडिट, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में। वेजेस आउटस्टैंडिंग थे इसलिए ऐड कर लिए, लेकिन इसमें कहानी में बहुत भारी ट्विस्ट था कि ओपनिंग बैलेंस शीट जो दी है ना स्टार्टिंग वाली, उसमें भी आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया है। तो उसका क्या करें सर? स्टूडेंट्स, उसका एक ही करना है हमें कि इस साल के जो वेजेस है ना उस साल में से लेस कर देने हैं। सर इसका क्या लॉजिक है? बच्चों फॉर एग्जांपल पिछले एक्सपेंसेस मैंने अभी पे किए, पिछले साल पे करने बाकी थे, तो पिछले लास्ट ईयर क्या ट्रीटमेंट दिया होगा? एक्सपेंस में ऐड कर लिया होगा, क्योंकि आउटस्टैंडिंग थे, राइट। तो अगर लास्ट ईयर एक्सपेंस दिखा हुआ है तो इस साल क्यों दिखाएंगे ना हम? इस साल एक्सपेंस नहीं दिखेंगे, एक्सपेंस में से लेस करेंगे। दूसरा इफेक्ट का सवाल ही नहीं आता, क्योंकि वो ओपनिंग वाला बैलेंस है। ओके, तो ऐसे करते करते ग्रॉस प्रॉफिट तक पहुंचे, फिर आए प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस में सब कुछ लिखा हमने, कमीशन, रेंट, डिस्काउंट। बस इसमें इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वाला एक हिडन वाला पार्ट था। इन्वेस्टमेंट में अगर की है 6 मंथ से तो 6 मंथ का इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तो इनकम में दिखा दो, लेकिन पैसे नहीं मिले तो एसेट में लिखाओ। उसके बाद ये ट्रांसफर टू जर्नलिज्म वाला थोड़ा सा नया किस्सा था।
कि प्रॉफिट का पार्ट जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करना है। तो हमने दो इफेक्ट दिए, एक तो जनरल रिजर्व में ऐड किया लाइबिलिटी साइड में, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिख के रखा जनरल रिजर्व, क्योंकि वो प्रॉफिट में से जाने वाला है ना। तो जैसे ही प्रॉफिट आया, हाँ, हमने कैपिटल फंड में ऐड कर लिया। देख लो बैलेंस शीट शांति से दिखा रहा हूँ मैं आपको, एक एक आइटम देख लो, अमाउंट आपने प्रॉपरली लिखी है क्या नहीं। ये थे कैपिटल, उसमें एडिशनल कैपिटल ऐड किया, ड्राइंग्स था वो लेस किया, नेट प्रॉफिट ऑफ कोर्स ऐड होगा। दोस्तों इस बार दो लाइबिलिटीज पेड हो गई थी, बैंक को ओवरड्राफ्ट भी दिया था उन्होंने, रीपेमेंट मतलब पेमेंट साइड में, और लोन्स भी दिया था। लेकिन याद रखो लोन कभी एक्सपेंस नहीं होता, लोन पे करने की वजह से लायबिलिटी रिड्यूस होती है, इसलिए हमने दोनों भी आइटम लायबिलिटी से रिड्यूस किए। बाकी एसेट साइड में तो नॉर्मल था, डिप्रिसिएशन बहुत सारे थे होलसेल में, और आरडीडी था, बिल्स रिसीवेबल पे भी और डेटर्स पे भी। तो दोनों का क्लोजिंग बैलेंस हमने अकाउंट्स ड्रॉ किए थे ना, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, वहाँ से हमने क्लोजिंग बैलेंस निकाले, और उसी क्लोजिंग बैलेंस पे डिप्रिसिएशन आरडीडी चार्ज करके हमें आउटर वाला बैलेंस मिल गया, और इसी तरह से हमने टोटल ली और बैलेंस शीट हो गई टैली। स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड नंबर 007 खत्म होता है। क्वेश्चन डेंजर था, डेंजर नहीं था बच्चों, बड़ा था, ठीक है। और एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी, मैंने 280 लिख दिया था 820 की जगह पे, बट इट बिकम रेक्टिफाइड नाउ। आपके नोट्स में भी अपडेटेड ही रहेगा, 820 ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो स्टूडेंट्स स्टे ट्यून्ड टू KKCA एंड कीप स्टडिंग। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के लिए, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।